फिर से वो नॉमिनेट करने को देख रहे होते हैं। लेकिन उस दौरान गांधी जी जो एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं उसमें सटल तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद से बता दिया जाता है कि अब वो चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सामने आए और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके पीछे जो कारण बताते हैं वो गांधी जी बोलते हैं कि मेरे पास इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आगे जाकर कभी इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता। वो अपनी जो नॉमिनेशन की होती है फाइल उन्होंने वो वापस ले लेते हैं और बाद में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के कहने पे और महात्मा गांधी के इंडिकेशन पे, डायरेक्टली तो अभी भी गांधी जी कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके इंडिकेशन पे ये फैसला ले लेती है कांग्रेस की पूरी कमिटी कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो अब जवाहरलाल नेहरू बनेंगे और बाद में जाते हुए भारत के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। और इसी दौरान इसी मीटिंग में ये डिसाइड होना होता है कि जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। ऐसे में महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि कांग्रेस में बिना महात्मा गांधी के एक भी स्टेप लिया नहीं जा सकता था। अगर खून लोगे तो हम भी आपके खून लेंगे, ये कहना होता था वल्लभ भाई पटेल का, जो कि नेहरू और गांधी समेत बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स को पसंद नहीं आता था कि क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी आजादी की लड़ाई हुई थी वो अहिंसा के ऊपर ही हुई थी। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आखिरी के कुछ दिनों में, आखिरी के पूरे दशक में ऐसे देखा जाता था कि वो एक हार्डलाइनर। नेहरू बनाम पटेल एक ऐसा विषय है जिसपे आज भी लोग चर्चा करने से दूर नहीं भागते। आज भी लोगों को बहुत ज्यादा इस डिबेट में पढ़ने में मजा आता है कि उन दोनों में से प्राइम मिनिस्टर भारत का पहला कौन होना चाहिए था। जितने हिस्टोरिकल अकाउंट्स आप पढ़ लें, उस दौरान जितनी भी किताबें लिखी गई थी, अगर आप उनको पढ़ ले तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। दोनों प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी कैंडिडेचर जो है वो रखना चाहते थे, लेकिन अंत में वो हुआ जो गांधी जी करना चाहते थे। कमिटी के फैसले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स आज तक चलती हैं। आज भी लोग अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए, आइडियोलॉजी के लिए दोनों का नाम आगे करते हैं और बताते हैं क्यों एक जो लीडर था वो दूसरे से ज्यादा जरूरी था और क्यों अगर दूसरा लीडर चुना जाता तो आज भारत की जो हिस्ट्री आप बोल सकते हैं वो कुछ और होती। तो आज हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री विद टीएनए का एपिसोड है दोस्तों, उसमें हम यही बात करने वाले हैं कि नेहरू बनाम पटेल जो 1947 में हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो कैसे बने और क्यों आज भी इनके नाम की चर्चा होती है, क्यों लोग आज भी बात करते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना एक सही फैसला था या पटेल उनसे बड़े एक नाम हो सकते थे जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमारे इस पूरे सीरीज को। मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा हमारे किसी सीरीज को पसंद किया जाता है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री विद टीएनए है। इसमें व्यूज प्रॉपर आते हैं और आप सबका इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाते हुए आप और भी ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहेंगे। अभी और भी हम सीरीज शुरू करने का सोच रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड सीरीज भी हम शुरू करेंगे। कुछ और बहुत सारे प्लानिंग्स हैं अभी, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी पहली सीरीज के लिए आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और ऐसी कहानियां आती रहेंगी आगे। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। आज हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री विद टीएनए का एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे नेहरू कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और पटेल, वल्लभ भाई पटेल को कैसे जो है गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा दरकिनार किया गया था और उनको पहला प्राइम मिनिस्टर भारत का बनने नहीं दिया गया था। तो बात शुरू होती है सन 1946 में, जब कैबिनेट मिशन आता है और उसके तहत ये बोल दिया जाता है कि अब इंडिया में जो है वो सरकार बनेगी भारत की ही और भारत के लोग ही उसमें शामिल होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो इंडियंस के द्वारा चलाई जाएगी। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और ब्रिटिशर्स अब ये रियलाइज कर चुके थे कि उनके लिए भारत में रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हर एक हिंदुस्तानी खुद को आजाद देखना चाहता था और ये सही समय था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते, अपने देश में वापस चले जाते। इसी दौरान उन्होंने ये भी अपना फैसला सुनाया था कि आखिरी जो भारत में इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। तो ऐसे में
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा इंटरिम जो कांग्रेस का उस दौरान अध्यक्ष होगा। अब ऐसे में कांग्रेस की अध्यक्षता उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास थी, जो पिछले 6 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस दौरान वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो कांग्रेस अपनी अध्यक्षता बदलती नहीं है और इसीलिए 6 साल तक मौलाना आजाद जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। उनका फिर से कॉन्टेस्ट करने का मन होता है इलेक्शंस में। जब कांग्रेस ये बताती है कि हम फिर से एक अपने नए अध्यक्ष को चुनने वाले हैं, तो फिर से वो नॉमिनेट करने को देख रहे होते हैं। लेकिन उस दौरान गांधी जी जो एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं उसमें सटल तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद से बता दिया जाता है कि अब वो चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सामने आए और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके पीछे जो कारण बताते हैं वो गांधी जी बोलते हैं कि मेरे पास इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आगे जाकर कभी इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना नाम पीछे कर लेते हैं और उनको जो है अपनी अध्यक्षता छोड़नी पड़ती है। अब ऐसे में काफी सारे नए नॉमिनेशंस जो है वो सामने आते हैं, जिसमें 2 सबसे बड़े जो चेहरे होते हैं उनमें नाम शामिल होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा बड़ा नाम शामिल होता है वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिफरेंस होती है वो उन दोनों की उम्र की होती है। जहां पे अभी जवाहरलाल नेहरू 56 वर्ष के होते हैं, वहीं पे जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो 71 वर्ष के होते हैं। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसकी मीटिंग होती है 1946 में और इसी दौरान इसी मीटिंग में ये डिसाइड होना होता है कि जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। ऐसे में महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि कांग्रेस में बिना महात्मा गांधी के एक भी स्टेप लिया नहीं जा सकता था। ऐसे में जब कमिटीज बनाई जाती हैं, कमिटीज टोटल मिला के 15 कमिटीज बनाई जाती हैं और उनसे राय लिया जाता है, उनसे ओपिनियन मांगी जाती है कि अब आप किसको कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनते हुए देखते हैं। ऐसे में 12 कमिटी के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो अगला हमारा अध्यक्ष होना चाहिए और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर जो भारत का होना चाहिए वो वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए। उनके फेवर में 15 में से 12 कमिटीज जो है उनके पक्ष में वोट देती है। ऐसे में मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ऐसी उम्मीद होती नहीं है स्पेशली महात्मा गांधी को कि इतना ज्यादा जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से जो डिसीजन आएगा वो इतना ज्यादा एक तरफा आएगा। इनके अलावा बाकी लोग जो नॉमिनीज होते हैं जिसमें जेबी कृपलानी का भी नाम शामिल होता है उनको भी वोट्स मिलते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को कुल मिलाकर 0 नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। 0 नंबर ऑफ कमिटीज उनका नाम सजेस्ट करती है। बाद में जब ये जेबी कृपलानी इस पूरे लिस्ट को और कमिटी के रिजल्ट को महात्मा गांधी के पास लेकर जाते हैं तो महात्मा गांधी का कोई रिएक्शन नहीं आता है। गांधी जी उनको बस देखते रहते हैं और ऐसे में कृपलानी को समझ में आ जाता है कि महात्मा गांधी क्या चाहते हैं। बाद में कृपलानी अपनी तरफ से पूरे कमिटी के सामने जवाहरलाल नेहरू का नाम पिच करते हैं और बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भी हमें देखना चाहिए कि वो हमारे क्यों अध्यक्ष आगे जाके नहीं बन सकते हैं। इसी दौरान कृपलानी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं शुरू में कि भाई वल्लभ भाई पटेल से बात करके और उनकी तरफ से सहमति ली जाए कि वल्लभ भाई पटेल अपना जो कैंडिडेचर है वो वापस ले रहे हैं। पहली बार जब वल्लभ भाई पटेल से ये बोला जाता है तो इस चीज के लिए वो मानते नहीं है, अग्री नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना तय होता है जब 15 में से 12 कमिटीज आपको वोट कर रही है तो डेफिनेटली आप डिजर्विंग वहां पे बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब दोबारा गांधी जी की तरफ से नहीं आता है, गांधी जी अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर देते हैं कि उनको अगर कोई अगला अध्यक्ष चाहिए तो वो जवाहरलाल नेहरू ही चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू से जब बोला जाता है अपनी राय रखने को, जो जवाहरलाल नेहरू कुछ भी नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं होता। तो इससे वहां जितने लोग बैठे होते हैं इनको पता लग जाता है कि नेहरू भी कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश नहीं है कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है और वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होंगे नेक्स्ट कांग्रेस के। तो ऐसे में आखिर में जाकर वल्लभ भाई पटेल खुद ये फैसला ले लेते हैं कि वो अपनी जो नॉमिनेशन की होती है फाइल उन्होंने वो वापस ले लेते हैं और बाद में
कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के कहने पे और महात्मा गांधी के इंडिकेशन पे, डायरेक्टली तो अभी भी गांधी जी कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके इंडिकेशन पे ये फैसला ले लेती है कांग्रेस की पूरी कमिटी कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो अब जवाहरलाल नेहरू बनेंगे और बाद में जाते हुए भारत के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ये होता है पूरा मामला। अब इस पूरे मामले में जो आप चीज देख सकते हैं वो ये समझ आएगा आपको कि महात्मा गांधी की अकेली प्रेफरेंस ने पूरे कांग्रेस की कमिटी के द्वारा, पूरे कांग्रेस के द्वारा लिए गए फैसले को पलट कर रख दिया था। इसके कारण हमें बाद में जाकर पता लगते हैं, जब एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए महात्मा गांधी ये बताते हैं कि भारत को दोनों वल्लभ भाई पटेल की भी जरूरत है और जवाहरलाल नेहरू की भी जरूरत है। अब उसका वो कारण ये देते हैं, बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसको एक बैल होगा जिसके 2 पहिए चलाएंगे, उन 2 पहियों में इन दोनों का नाम शामिल होता है। भारत को जवाहरलाल नेहरू की भी जरूरत है और भारत को वल्लभ भाई पटेल की भी जरूरत है। वल्लभ भाई पटेल की जरूरत भारत को इसीलिए है क्योंकि अगर भारत को अंदरूनी तौर पे चलाना है, भारत के इंटरनल मैटर्स को देखना है, तो वो वल्लभ भाई पटेल से बखूबी कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कांग्रेस के हे डेज में, जब कांग्रेस अपनी प्राइम पे थी, तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देखना, जो पैसे होते हैं, फाइनेंशियल चीजें, सब कुछ जो है वल्लभ भाई पटेल काफी सालों से संभाल रहे थे। इसी वजह से गांधी जी इस बात को मानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल अंदरूनी मैटर्स के लिए, भारत के इंटरनल मैटर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उनके बिना इंडिया इंटरनली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसका एग्जाम्पल हमें साफ साफ देखने को तब मिलता है जब भारत में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग का समय होता है कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। एक एक करके हर किसी से जाके वल्लभ भाई पटेल साइन कराते हैं, भारत के साथ खुद को जोड़ते हैं उन सारे स्टेट्स को। आप हैदराबाद की कहानी देख लिए, एक जगह जहां पे वल्लभ भाई पटेल को पूरी तरह से खुली, आप बोलेंगे मौका खुला नहीं मिलता है, जवाहरलाल नेहरू का इंटरवेंशन होता है। वो मुद्दा आज भी फंसा हुआ है, मुद्दा है कश्मीर का। तो इंटरनल मैटर्स के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा बेटर फिगर माना जाता था, लेकिन आखिरी के कुछ दिनों में जब मैटर थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की तरफ, या आप बोलेंगे डिफरेंसेस की तरफ ज्यादा बढ़ गया था, जब भारत में डिवीजन होना तय माना जा रहा था, जब जिन्ना की तरफ से ये नारा आ गया था कि अब डायरेक्ट एक्शन डे का टाइम है और पूरे भारत में राइट्स छिड़ गए थे, पूरे में हिंसा छिड़ गई थी, तब जो वल्लभ भाई पटेल डिसीजन लेते हैं, तब जो उनकी स्पीचेस बाहर आती है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग उस दौरान वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए स्पीचेस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो बात करते थे वल्लभ भाई पटेल, वो तलवार से लड़ाई करने के लिए तलवार की जरूरत है, ऐसी बातें करते थे कि आप अगर खून लोगे तो हम भी आपके खून लेंगे, ये कहना होता था वल्लभ भाई पटेल का, जो कि नेहरू और गांधी समेत बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स को पसंद नहीं आता था, कि क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी आजादी की लड़ाई हुई थी वो अहिंसा के ऊपर ही हुई थी। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आखिरी के कुछ दिनों में, आखिरी के पूरे दशक में ऐसे देखा जाता था कि वो एक हार्ड लाइनर जो है बन गए थे। और इसीलिए अभी जो करंट बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा खुद को कनेक्ट करती है। लेकिन ध्यान रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भी खुद को आरएसएस के साथ नहीं जोड़ा था, या कहीं से भी वो उनसे एफिलिएटेड नहीं थे। इसीलिए इस बात को लेकर भी जो डिबेट होती रहती है कि सरदार वल्लभ भाई कांग्रेस या जो है आरएसएस, तो हमेशा जो पलड़ा होता है वो कांग्रेस का ही भारी होता है। गांधी जी इस बात को भी जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के कभी दूसरे नंबर के लीडर बनकर नहीं रहना चाहते थे, उनको हमेशा 1 नंबर का लीडर बनकर रहना था। वहीं अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल सैक्रिफाइस कर लेते थे, ज्यादा ओल्ड एज के हो गए थे और ज्यादा बोल सकते हैं कि थोड़े मैच्योर थे, तो उनको भारत का दूसरा नंबर के लीडर बन के रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की कि जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रेफर किया गया, तो गांधी जी ने यह बताया था कि अगर देश के अंदरूनी मैटर्स पटेल संभाल सकते हैं तो देश को बाहर रिप्रेजेंट करना, भारत के बाहर अगर कोई सबसे अच्छे तरीके से दिखा सकता है तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश
राज और बाकी बाहर जितने यूरोप या यूएस में बात कर ले तो जो जवाहरलाल की नेहरू की पॉपुलैरिटी थी वो महात्मा गांधी के बाद सबसे ज्यादा थी। विदेश में एक उनको फिगर ऐसा माना जाता था जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता हो, जिनको अपने देश के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, जो अपनी देश की आजादी के लिए किसी हद तक जा सकता है, अपनी देश की आजादी के लिए वो बिल्कुल जुनूनी पागल इंसान है जो बाहर किसी भी आप बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स से लड़ने को तैयार होता है। इसके अलावा अगर जवाहरलाल नेहरू के पर्सनालिटी की बात करें तो बहुत बड़े फैमिली से आते थे, उन्होंने जो है इंटरनल मैटर्स को बहुत अच्छे से देख रखा था, बाहर की दुनिया से वो बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ थे, इंग्लैंड में पढ़ाई की थी उन्होंने, पूरी दुनिया घूम रखी थी उन्होंने। कभी भी इंग्लैंड के किसी भी डेलीगेट से बात करने की बात आती थी जहां पे ऐसे बड़े मैटर्स फंसे होते थे तो एक ही इंसान उनमें महात्मा गांधी के अलावा अगर कोई आगे होता था तो वो जवाहरलाल नेहरू ही होते थे। ये सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में भी बहुत सारी मैटर्स को लेकर डिफरेंसेस थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अगर महात्मा गांधी किसी को अपना वारिस मानते थे पॉलिटिकल तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब जवाहरलाल नेहरू की जो इमेज थी आप देखेंगे इंडिया में अगर आप कंपेयर करें उस दौरान वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू इंडियन हार्टलैंड की बात करें तो उनसे ज्यादा महात्मा गांधी के बाद पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं था। महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू को आप पूरे यूपी की बात कर ले, करंट यूपी करंट एमपी की बात कर ले, आप करंट जो है झारखंड बिहार बंगाल इन सभी क्षेत्रों की बात कर ले तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। वहीं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात को अगर छोड़ दिया जाए और महाराष्ट्र में भी अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी नेहरू के मुकाबले कहीं कम थी। अगर हम उस दौरान के सारे जो भी आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे या फिर आप जो भी उस दौरान जो इलेक्शन कैंपेन्स होते थे उसमें भी आपको यही देखने को मिलता कि वल्लभ भाई पटेल का जो सेंटर होता था वो गुजरात और महाराष्ट्र हुआ करता था, स्पेशली मुंबई, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे वो पूरे भारत में घूमते थे और वही स्टार कैंपेनर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो उनकी पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो भारत में अगर देखिए उस दौरान इन लीडर्स ने इलेक्शंस लड़े नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी अगर बात की जाए तो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे जवाहरलाल नेहरू और 1 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। लेकिन सिंस इन्होंने चुनाव नहीं लड़े थे तो अभी तक आपको इनके पॉपुलैरिटी के बारे में पता नहीं लगेगी कि कहाँ पे कौन सा लीडर ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन जो कैंपेन्स हुआ करते थे और उसके थ्रू आप जितना जान सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्लियर कट भारत के लोगों के फर्स्ट चॉइस थे। अब ऐसे में डिबेट्स तो डेफिनेटली होती रहती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा जिगर दिखाकर उस दौरान जो देश का सबसे बड़ा पोजीशन है वो छोड़ा था, वो वरना भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होते। आप ये सोचे कितना बड़ा त्याग था ये। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे अगर आप हाइंडसाइट में बात करें तो शायद ही कोई उस दौरान ऐसा लीडर होता जो उनसे बेहतर काम कर सकता था। भारत को एक सपना जो दिया भारत का उन्होंने, वो शायद उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता था। जो आज मॉडर्न भारत को हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि भारत वर्ल्ड मैप में बाकी के देशों के साथ कॉम्पीट करे। आईआईटी से लेकर एम्स की बात कर ले, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने सपनों की भारत बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने अपनी किताब में भी कई बार लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो उनका सोशलिस्ट एक सोचने का तरीका था जहां पे वो बहुत ज्यादा आगे भारत के बारे में सोचते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया और ये हमें देखने को मिलता है। तो अब जरूरत है कि हम इस बजाय इसके लड़ने के कि भारत के लिए क्या जरूरी था, जवाहरलाल नेहरू जरूरी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जरूरी थे, हम इस पे फोकस करें कि जो हमने डिसीजन लिया वो आज कितना सही साबित हो रहा है। आज 80 साल हो गए ऑलमोस्ट हमें इंडिपेंडेंट हुए और आज भी हम एक जो डेमोक्रेसी की तरह से फंक्शन कर पा रहे हैं उसमें इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। आगे जाते हुए आजादी के ठीक बाद वल्लभ भाई पटेल की हेल्थ भी खराब हो गई थी और 3 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे में ये भी एक कारण हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा नहीं प्रेफर कर रही थी उस दौरान, महात्मा गांधी ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे थे। दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें जरूर बताइएगा। क्या वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए सही ऑप्शन होते, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते, या जो हमने डिसीजन लिया जवाहरलाल नेहरू को जो चुना गया वो बेहतर ज्यादा डिसीजन था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का दिन है, इसके लिए आप सबको बहुत सारी बधाई।
आप बहुत सारी मिठाई खाएं, राखी बांधें और अपने घर पे एंजॉय करें। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल हमारे द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस पूरे हमने एक सीरीज शुरू की है, उसको आप जितना प्यार दे रहे हैं और आगे बनाए रखिए। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।